सॉल्यूशन की वीडियो थी BA BSc सेकेंड सेमेस्टर की, वो देख ली होगी। तो हमने वहाँ पे 3 बुक्स जो हैं हमारी सेकेंड सेमेस्टर में, उसमें उसका सिलेबस डिस्कस किया था। तो आज सबसे पहले हम सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर कैलकुलस का। ओके, वेक्टर कैलकुलस ये जो बुक है ये आपके बहुत इजी भी है और बहुत स्कोरिंग भी है। ठीक है, तो इसका हम सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जैसे कि हमने सिलेबस में डिस्कस किया था 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे और इसमें जो है वो सबसे पहले दिया गया है रिव्यू चैप्टर। तो रिव्यू चैप्टर में ऐसी मतलब सारे पॉइंट्स हैं जो आपको इन सभी चैप्टर्स को करते टाइम बहुत हेल्प करेंगे। और रिव्यू चैप्टर मीन्स जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं, तो एक बार इसको हम पढ़ेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट फर्स्ट चैप्टर नंबर 1। तो आज हम करने वाले रिव्यू चैप्टर, देन विल गो फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स चैप्टर 1 ऑफ यूनिट 1। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रिव्यू चैप्टर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दे रखा है टॉपिक जो है वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो देखिए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता क्या है। लाइन सेगमेंट होता क्या है, आपने कोई भी यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना ली, फॉर एग्जाम्पल दिस, या आपने एक स्ट्रेट लाइन बना ली है, इसका आप एक पोर्शन, एक टुकड़ा ले लीजिए। ठीक है, और आपको टुकड़ा ऐसा लेना है जिसका हम इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट जो है वो पता लगा पाएँ। जैसे इस लाइन का, जैसे मान लीजिए ये कोई भी लाइन सेगमेंट है, लेट्स से M। ठीक है, इसका मैंने यहाँ पे ये पोर्शन ले लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि दिस इज़ माई इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज़ माई टर्मिनल पॉइंट। हमने AB इनको नेम दे दिया। तो ये जो हमारे पास AB पोर्शन है, इसके मैं इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। तो इस लाइन को हम बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होती है, पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स, 2 गिवन पॉइंट्स के बीच में जो भी आपके पास ये पोर्शन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का, इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और ये इस तरीके की लाइन सेगमेंट होनी चाहिए जिसका ये इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर 3 चीज़ें दी हुई हैं आपकी, लेंथ, सपोर्ट एंड सेंस, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे AB की जो लेंथ होगी, दैट मीन्स इनिशियल पॉइंट A और टर्मिनल पॉइंट B के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ AB। तो अब जैसे आपको पता है, यहाँ पे पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं 11th 12th में, जैसे ये AB है तो इसको हम वेक्टर नोटेशन देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कि लाइन सेगमेंट जो है वो आपकी वो इस डायरेक्शन में डायरेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट A एंड टर्मिनल पॉइंट B। तो दैट मीन्स लेंथ एक्चुअल में क्या होता है, लेंथ इज इक्वल्स टू दिस मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर या PQ, आपके पास जो भी पॉइंट है वो। सेकेंड पॉइंट है हमारा सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है, ये जो अनलिमिटेड लाइन चलती जा रही है, जिसे हमने M यहाँ पे नाम दिया है, नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, सपोर्ट। फर्स्ट इज लेंथ, सेकेंड इज सपोर्ट। तो ये जो अनलिमिटेड लाइन हमारे पास चलती जा रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे लाइन M जो है हमारे पास, लाइन M ये हमारी क्या है, सपोर्ट है। थर्ड है हमारे पास सेंस। सेंस क्या होता है, जो भी आपके पास वेक्टर AB है या PQ है, जैसे अभी हम यहाँ पे AB लेके चल रहे हैं, तो वेक्टर AB का सेंस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सेंस किस तरफ ये चीज़ डायरेक्ट हो रही है, मतलब जैसे यहाँ पे हम A to B जा रहे हैं तो इसका सेंस जो होगा AB दिस। स्केलर क्या होता है, एज वी ऑल नो कि जो ऐसी क्वांटिटी जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है ना, जैसे अगर हम स्केलर और वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो बेस्ट एग्जांपल है आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप ले लीजिए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपने ले लिया डिस्टेंस, यहाँ पे आपने ले लिया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस में क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये आपका पॉइंट A है। ठीक है, ये पॉइंट A से आप यहाँ गए, ठीक है, एंड वापस आप पॉइंट A पे आए, ये पॉइंट B है। ठीक है, आप पहले पॉइंट A टू B गए एंड देन फिर से वापस आए पॉइंट B टू A। ठीक है, तो और सेम कंडीशन आप यहाँ पे ले लीजिए, ये पॉइंट A है, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। आप पॉइंट A से पॉइंट B पे गए एंड देन फर्दर आप पॉइंट B से A पे आए वापस अगेन। ठीक है, तो अब मैं अगर डिस्टेंस के केस में बात करूँ तो यहाँ पे मान लीजिए A से B का डिस्टेंस है आपका लेट्स से 10 किलोमीटर, सेम हेयर इन दिस केस।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो A to B का जो आपका डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। सेम इधर भी A से B का डिस्टेंस आपका 10 किलोमीटर है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो मुझे बताइए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A to B 10 किलोमीटर एंड देन B to A अगेन 10 किलोमीटर। तो टोटल जो यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस है, ठीक है, टोटल जो आपका डिस्टेंस है यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। ये आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और वो ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, वही अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे बात करती हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड, देखिए डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता था, ठीक है। तो हमें नहीं, अब देखिए यहाँ से A से B पे गया, B से वापस A पे आ गया, बट इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। तो इसलिए इसका 20 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप निकालिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, देखिए इससे अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है, वेक्टर और स्केलर के बीच में। अगर मैं आपसे बात करूँ टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है A से B पे आप गए 10 किलोमीटर एंड देन B से A पे आ गए, तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है पोजीशन पे। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर फाइनल भी आपकी A है और इनिशियल भी आपकी A है, तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0, ठीक है ना। तो डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज ऑन डायरेक्शन, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन पे डिपेंड करती थी, तभी इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपके स्केलर और वेक्टर है। डेफिनेशन आप बुक से पढ़ सकते हैं, यही है इसके डेफिनेशन। स्केलर में अ क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर। काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल भी आपके पास, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, स्पीड, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो वेक्टर्स हैं उनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। तो इसमें आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो डिस्प्लेसमेंट ही है, वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन है, वेट है, ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई आपके स्केलर्स एंड वेक्टर्स। थर्ड जो है पॉइंट आपके पास दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेरी सिंपल, किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हमने यहीं पे पढ़ लिया है। जो भी आपका वेक्टर है, ए बी है, पी क्यू है, आपको सिंपली उसका नेम लिखना है। जैसे यहाँ पे ए बी था, आपने नेम लिखा और उसके ऊपर ये जो है एरो हेड लगा दिया, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है, ओके। सो नोटेशन ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को हम डिनोट किस तरीके से करते हैं, उसको उसकी नोटेशन किस तरीके से देते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पे अगेन मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है, ठीक है। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, वेक्टर ए बी करके। पर इसको डिनोट, इसकी जो नोटेशन है वो हम किस तरीके से देंगे, किसी भी वेक्टर, जैसे आपको वेक्टर ए और बी की नोटेशन देनी है, ठीक है, तो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, ए बी, ठीक है। कुछ भी आपको एक स्मॉल लेटर लेना है, ठीक है, जैसे लेट से मैंने इसको यहाँ पे मान लिया बी, ठीक है, और इस स्मॉल वेक्टर के ऊपर आपको एक एरो हेड लगा देना है, तो ये इसकी नोटेशन हो जाएगी। ए बी की जो नोटेशन है वो क्या होगी, वेक्टर बी, ठीक है। या फिर एक और जो तरीका आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इसको बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से बोल्ड से, अगर आपको एरो हेड नहीं लगाना, बट जो मोस्ट कॉमन नोटेशन है वो हम ये वाले यूज़ करते हैं, एरो हेड लगा के, ठीक है। नेक्स्ट आपको फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ अ, ओके, सो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आपका मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, तो वो भी हमने यहीं पे देख लिया है ना। यहाँ पे हमने देखा था ना लेंथ ए बी किस तरीके से मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड में भी आप क्या करेंगे, जैसे ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसको आपने रिप्रेजेंटेशन आपने इस तरीके से लिखी, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। इसका फॉर्मूला भी होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, इसको डिनोट हम इस तरीके से करते हैं इसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है, पढ़ रखिए। बट इसको रिवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे सभी जितनी भी आपकी चारों की चारों यूनिट है सब में यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो वेक्टर दिया हुआ है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको हम क्या कहेंगे, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, ठीक है। देखिए मैग्नीट्यूड 0 होने का क्या मतलब है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट भी यही हो ए और इसका फाइनल पॉइंट भी यही हो, दोनों के दोनों पॉइंट्स यही हो, तभी तो ये नल और जीरो वेक्टर होगा ना, क्योंकि इसकी लेंथ तो कुछ होने वाली है नहीं। तो इस तरीके के वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर, जिनके इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों के दोनों क्या करें, कोइंसाइड करें, एक ही पॉइंट पे हो, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर भी आपका नाम से ही पता चल रहा है, जिसका लेंथ जो है जिसकी, ठीक है, या हम उसका मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, वो क्या हो, 1 हो। यूनिटी मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब 1 ही तो होता है ना,
यूनिटी मतलब 1, ठीक है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड हो वो क्या हो, यूनिटी हो, मतलब 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। और देखिए इसकी नोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर को हम हमेशा कैसे डिनोट करते हैं, जैसे आपका कोई भी वेक्टर है, लेट्स से बी, तो बी के ऊपर आप ये कैप लगा देंगे, या फिर ए है, ए के ऊपर आप ये कैप लगा देंगे, ये इसकी नोटेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी यूनिट वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। और यूनिट वेक्टर को निकालने के हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। जैसे यूनिट वेक्टर आपके पास ये ए, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर अगर उसका निकालना है तो वेक्टर ए और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता ही है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, हमेशा 1 होता है, ये तो पता ही है ना। जैसे यूनिट वेक्टर आपके पास है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर, ठीक है, इस वेक्टर का नहीं, हमेशा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल वेक्टर में क्या है, जैसे मैंने कोई भी 2 वेक्टर्स बनाए, जैसे एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर, ये कोई भी मैंने 2 वेक्टर बनाए हैं, इनको नाम दे दीजिए आप ए बी और इसको नाम दे दीजिए सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको नोटेशन लिख लेते हैं, लेट्स से दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी। तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स कब बोलूँगी मैं इन दोनों को, इफ़ दे हैव द सेम लेंथ, ए जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होना चाहिए। सेकेंड चीज़, ये पैरेलली होने चाहिए, लाइक पैरेलल, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। और इनका जो सेंस है, हमने पढ़ा था ना पीछे 3 पॉइंट्स पढ़े थे, इनका जो सेंस है, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये वाला इसका सेंस क्या है, इस डायरेक्शन में है, और इसका सेंस अगर इस डायरेक्शन में हो तो दीज आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। अब इन दोनों का सेंस ए के डायरेक्शन में है, तो ए बी एंड सी डी आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो हैं, जो कि ए बी और सी डी लाइन से डायरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ए बी और सी डी लाइन से जो डायरेक्ट, ए बी लाइन से कौन सा वेक्टर डायरेक्ट हो रहा है, वेक्टर ए, और सी डी लाइन से कौन सा वेक्टर डायरेक्ट हो रहा है, वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। और इनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी। तो इसका भी नाम से पता चल रहा है, को मतलब क्या होता है, सेम, और इनिशियल मतलब जिन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। जैसे कोई भी जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये एक ओ पॉइंट ले लिया, इधर जा रहा है आपके पास ये जो है वेक्टर ए ले लीजिए, ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, यहीं से ही आपके पास दूसरा वेक्टर जा रहा है, मान लीजिए इधर, ठीक है ना, तो ये बी, आप इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए बी, इधर से ही आपके पास जा रहा है ये सी पॉइंट है, और इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए आप वेक्टर सी, मैग्नीट्यूड नहीं सॉरी, इसके वेक्टर की नोटेशन आप ये ले लीजिए। तो यहाँ पे जो देखिए ये है तो अलग अलग 3 वेक्टर्स और इनका सेंस भी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, को मतलब सेम और इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो उनको हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। तो यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। लाइक वेक्टर्स में क्या होगा, कोई भी 2 वेक्टर्स हैं, लाइक वेक्टर्स में अगर कोई भी 2 वेक्टर्स हैं तो अगर उनकी सेम डायरेक्शन है तो वो होंगे लाइक, और वही अनलाइक उसका अपोजिट कर दीजिए आप, अनलाइक वेक्टर्स को क्या होंगे, जिनकी अपोजिट डायरेक्शन है। ऐसा भी नहीं है कि डिफरेंट डायरेक्शन होनी चाहिए, नहीं, अपोजिट ही होनी चाहिए। अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो इनको इस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर्स, ओके, क्लियर दैट। नेक्स्ट है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर कब बोल सकते हैं, अगर उनका लाइन ऑफ सपोर्ट सेम हो, ठीक है ना, इफ दे हैव सेम लाइन ऑफ सपोर्ट। जैसे कोई भी आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ये 6 टाइप का है, जैसे कोई भी आपके पास ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे कोलिनियर कब होंगे, जब जैसे यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, वेक्टर ए बी इज एम टाइम्स ऑफ बी सी, ठीक है, वेर एम यहाँ पे कोई भी स्केलर हो सकता है, मतलब इनका लाइन ऑफ सपोर्ट जो है ना वो सेम होना चाहिए। मतलब कोई भी वेक्टर, जैसे मैं यहाँ पे ए बी की बात कर रही हूँ तो ये बी सी का एक मल्टीपल होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे जब वो एक ही प्लेन में लाई करें, नाम से ही पता चल रहा है, को मतलब सेम एंड प्लेन मतलब एक ही जो प्लेन होता है अपना, तो ऐसे वेक्टर्स जो कि एक ही प्लेन में लाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास लोकलाइज्ड वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। आपका फ्री वेक्टर, ऐसे वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होते,
आप इसको लोकलाइज्ड का अपोजिट बोल सकते हैं। फ्री वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होते, उनको हम फ्री वेक्टर्स बोलते हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, देखिए कोई भी वेक्टर, जैसे मैंने यहाँ पे हम समझते हैं ये आपका 10th है, ठीक है। कोई भी वेक्टर जो है उसको हम उसका नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं, देखिए कोई भी, जैसे आपके पास ये वेक्टर यहाँ पे है वेक्टर बी, ठीक है, और एक आपके पास है वेक्टर ए, ठीक है, एक आपके पास है वेक्टर ए। इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, अब देखिए डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की, ठीक है। अब इनका मैग्नीट्यूड सेम है आपस में, ठीक है ना। वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, आपस में सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट यहाँ पे हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो हम क्या बोलेंगे वेक्टर बी को कि ये वेक्टर ए का क्या है, नेगेटिव है। वेक्टर बी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, क्लियर दैट, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए का क्या है, नेगेटिव है। ये कंडीशन होती है आपकी नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की। ओके, लेट्स सपोज आपके पास वेक्टर ए है इस तरीके से, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है ओ पॉइंट से, वेक्टर ए आपका यहाँ पे है, जैसे ये ओ ए, और यहाँ से जो है आपका वेक्टर ए डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। और अब हमें दूसरा वेक्टर लेना पड़ेगा, तो दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और वो ए इसका इनिशियल पॉइंट है और ये बी की तरफ इस तरीके से डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास दो वेक्टर हो गए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की हेल्प से हम वेक्टर ओ बी को फाइंड आउट कर सकते हैं, पर इसमें एक कंडीशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, जैसे ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, तो ये एक वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है, मतलब फर्स्ट वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है वो दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ से आप वेक्टर ए को लेके चले गए, यहाँ से आप वेक्टर बी को ले आए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ जो एडिशन है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, जो पहला वेक्टर है उसके टर्मिनल पॉइंट को दूसरे का इनिशियल पॉइंट बनाना है, ठीक है ना। तो ये वेक्टर बी जो है ये इस तरफ डायरेक्ट हो रहा है, तो अब हम यहाँ से वेक्टर ओ बी निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको, यहाँ से इसको डायरेक्ट कर देना है बी की तरफ, ठीक है। बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट एक फॉर्मूला और समझ लीजिए आप, वेक्टर ओ बी किसके इक्वल होगा, एक तरीके से ये रिजल्टेंट है, ठीक है। ये दो डायरेक्शन है तो ये उसका एक तरीके से रिजल्टेंट है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ओ ए प्लस ए बी लिख सकते हैं इस तरीके से, ये रिजल्टेंट ही तो है ना इसका ओ बी, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, ठीक है। और वेक्टर ओ ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, और ये वेक्टर ओ बी, इसको हम वेक्टर सी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। फिनिशिंग सुन लीजिए, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर कोई भी आपके पास दो वेक्टर्स हैं उनको हम ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब जो मैंने चीज़ आपको बताई कि टर्मिनल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज मस्ट बी इनिशियल पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर, ठीक है। ऑर्डर में हमें लेना है, देन इनका जो सम है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। दिस इज योर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम बनेगा उसी से ही होगा जो होगा, ठीक है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपने ले लो, ये आपका ओ पॉइंट है, यहाँ से ओ ए, वेक्टर ए डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहीं से ये आपका दूसरा वेक्टर जा रहा है, ठीक है। ये आपने सी पॉइंट ले लिया, यहाँ से ये सी पॉइंट, ठीक है। यहाँ से आपका जा रहा है वेक्टर बी, ठीक है। दो वेक्टर्स आपके जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन है इसको हमने ओ ले लिया, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये ओ ए और ओ सी क्या है, ये एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे भी हमें ओ बी फाइंड करना है एक तरीके से, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इनके पैरेलल जो है ये लाइंस कंस्ट्रक्ट कर देंगे। जैसे आप यहाँ से ए से, ये थोड़ा ना पैरेललोग्राम की शेप का होना चाहिए, थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके, ठीक है। दोबारा बना लेते हैं हम, जैसे ये पॉइंट ओ है, ठीक है, ये ए है, यहाँ पे वेक्टर ए, ये थोड़ा ना ऐसे टेढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका पॉइंट सी है, इसको रहने दीजिए, ठीक है। ये आपका पॉइंट सी है और यहाँ पे आपने इसको ले लिया वेक्टर बी। तो इसी के जो पैरेलल है हम दूसरे वेक्टर्स बनाएंगे इसको कंप्लीट पैरेललोग्राम करने के लिए। तो ये वेक्टर बी है तो ये भी कितना होगा, डायरेक्शन भी इसकी इसी तरफ होगी, जैसे इसकी डायरेक्शन यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, और ये भी वेक्टर बी के इक्वल होगा, ठीक है ना। सेम इन दिस केस यहाँ पे भी इस सी पॉइंट को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। सेम इन दिस केस यहाँ पे भी हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ये भी वेक्टर इस तरफ डायरेक्ट होगा और इस पॉइंट को हमने ले लिया यहाँ पे बी। तो अब यहाँ पे हम ओ बी को फाइंड कर सकते हैं ईजिली। ये जो ओ बी है एक तरीके से जो रिजल्टेंट है इसको हम फाइंड कर सकते हैं, ये इस तरफ डायरेक्ट होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो देखिए क्या, आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ट्राइंगल की जो है एडजेसेंट साइड्स लेनी है। और एक कंडीशन और कि यहाँ पे जो भी आप दो वेक्टर्स ले रहे हो,
रिजल्टेंट निकालने के लिए जिन भी दो वेक्टर्स का आप यूज़ कर रहे हो वो आपके सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होने चाहिए। तो आप ओ ए और ए बी नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ सी, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ओ बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दिस इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब प्रॉपर्टीज़ तो बहुत ही ईजी है, हमने वैसे ही सारी चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं, बट अगर आपको बिल्कुल अच्छे से आपको अपनी वेक्टर कैलकुलस की बुक को कंप्लीट करना है, अच्छे से सिलेबस करना है, तो दीज रिव्यू चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, हमें पता है वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूट करता है ना। अगर हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर ले, आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर लो या फिर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए कर लो, आंसर आपका सेम आने वाला है। सेकंड एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव में हमें 3 वेक्टर्स की ज़रूरत है। देखिए आप या तो ए प्लस बी को कर लीजिए पहले, ठीक है, ए प्लस बी को ऐड करके फिर सी को ऐड कीजिए, या फिर बी प्लस सी को ऐड करके फिर सी ए को ऐड कीजिए, दोनों में आपका जो आंसर है वो सेम आने वाला है, ठीक है। थर्ड है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब जैसे एडिटिव आइडेंटिटी हमें वैसे भी पता है, जैसे कोई भी आपने नंबर ले लिया 5, ठीक है, इसमें आप ऐसा क्या प्लस करोगे कि हमें वापस से वही चीज़ मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी से ही तो कहते हैं ना, ऐड करने के बाद ऐसी कौन सा नंबर है ऐड करने के बाद आपको वो नंबर सेम मिल जाए, तो वो जीरो ही होता है। एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होता है, जीरो वेक्टर, बस यहाँ पे वेक्टर लगा देते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल अगेन। 5 है, 5 में आप ऐसा क्या ऐड करेंगे कि आपके पास जीरो आ जाए, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। तो 5 में आप ऐसा क्या ऐड करेंगे कि आपके पास जीरो आ जाए, तो इसी का ही इन्वर्स, मतलब -5, 5 प्लस -5 इज जीरो, ठीक है। इस तो यहाँ पे बस वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए है, इसका हमें एडिटिव इन्वर्स बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए, ऐसे ही होगा ना, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू जीरो। आ गई आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। जैसे आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनका डिफरेंस हम किस तरीके से कर सकते हैं, या तो इनको डायरेक्ट लिख दो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, या फिर आप किस तरीके से लिख सकते हो, वेक्टर ए को प्लस कर दो वेक्टर बी के इन्वर्स के साथ माइनस ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। आंसर सेम आना आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, किसी भी वेक्टर को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो। पास वेक्टर ए है, उसको आप कोई भी एम आपने स्केलर ले लिया, एम वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करते हो, तो उस टाइम पे क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक प्रॉपर्टी तो ये कि देखिए वेक्टर ए है, ठीक है, उसको आपने स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आ गया एम ए वैक्टर, एम यहाँ पे कोई भी स्केलर है, ठीक है। तो अगर आप इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, एम ए वैक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, या फिर पहले स्केलर का मैग्नीट्यूड और फिर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दोनों चीज़ें इक्वल आने वाली है। ये आपके पास एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पहली जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो क्या है कि एम ए वैक्टर इज इक्वल्स टू ए वैक्टर एम, ठीक है। वेक्टर को आप स्केलर को आप वेक्टर से कर लीजिए या वेक्टर को आप स्केलर से कर लीजिए, दोनों में सेम आने वाला है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी कि आप किसी भी वेक्टर को आप अगर स्केलर 1 से मल्टीप्लाई करते हो, ये तो पता ही है ना, कोई भी आपके पास वेक्टर ए है उसको आप स्केलर 1 से मल्टीप्लाई करते हो, अगेन हमें वो वेक्टर मिलने वाला है। या फिर वेक्टर ए को आप उस स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, वेक्टर हमें अगेन वही मिल जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब सेम चीज़ है, वेक्टर ए को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 0 इज इक्वल्स टू वेक्टर ए इंटू 0, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे m और n, आपने यहाँ पे 2 स्केलर ले लिया और एक वेक्टर ले लिया, इसी तरीके से आपने यहाँ पे 2 स्केलर ले लिए, एक वेक्टर ले लिया। अब सबसे पहले आप एक स्केलर से उस वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अगेन दूसरे स्केलर से कर दो, या फिर पहले आप दोनों स्केलर को मल्टीप्लाई कर लो फिर उस वेक्टर से कर दो, आंसर विल बी सेम ऑलवेज, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपके पास यहाँ पर, अब जैसे एडिशन क्या गई, दो स्केलर्स को आपने पहले ऐड करके फिर उस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर अलग अलग कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक तरीके से एम ए वैक्टर, ठीक है, प्लस में एन ए वैक्टर, दोनों में सेम आने वाला, 2 वैक्टर ले लो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ले लो, ठीक है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करके फिर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आपने क्या करा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किया और फिर उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या करोगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर तो 2 ही रहने वाले हैं, पर आप पहले वेक्टर ए को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर बी को जो भी आपने स्केलर लिया उससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो, आंसर जो है वो आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये है आपकी 6 प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखिए, इफ़ यू हैव एनी डाउट
इसमें तो वैसे कोई डाउट होगा नहीं, ये जनरल बेसिक है। फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।